नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट एमसीक्यू बाय संदीप में। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी के क्रम में आज हम सेकंड पेपर यानी शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन का वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम वर्ष 2016 से वर्ष 2022 तक जितनी भी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर सेकंड पेपर की परीक्षाएं हुई हैं उन सभी में जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे गए उन सभी को हम यहाँ पर शामिल करने वाले हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ अलग से भी क्वेश्चन शामिल करेंगे और बीच बीच में आपके लिए क्वेश्चन भी छोड़ेंगे जिसका जवाब आपको नीचे कमेंट में देना है। सबसे पहले तो आप अपना नाम और अपने ज़िले का नाम नीचे कमेंट में बता दीजिए ताकि हमें पता चले कि कहाँ कहाँ से लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं और अगर कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको तुरंत डिलीवर कर सकूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो को शुरू करने से पहले एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आपकी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही ज़बरदस्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो की शुरुआत करेंगे 2021 के फर्स्ट क्वेश्चन से। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आपका क्या आशय है? पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आशय उन क्रियाओं से है जो पाठ्यक्रम के साथ साथ विद्यालय में कराई जाती हैं। पाठ्य सहगामी क्रियाओं से बच्चे चीज़ों का प्रयोग करना सीखते हैं, यानी जो पाठ्यक्रम के साथ जो पढ़ाई होती है और उसके साथ जो अलग से एक्टिविटीज़ होती हैं वो सब पाठ्य सहगामी क्रियाओं में आती है। प्रबंधन एवं प्रशासन में क्या अंतर है? प्रशासन एक निर्धारक कार्य है जबकि प्रबंधन एक कार्यकारी कार्य है। याद रहेगा, जो प्रशासन होता है वो ये डिसाइड करता है कि कोई काम कैसे होगा और जो प्रबंधन होता है वो उस काम को करता है। अगला है शैक्षिक पर्यवेक्षण को परिभाषित कीजिए। शैक्षिक पर्यवेक्षण का अर्थ है स्कूल के अधिकारियों का एक सर्वव्यापी प्रयास जो संस्थान के सुधारों के लिए शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करने के लिए निर्देशित है। संचयी अभिलेख पत्र में किसका लेखा रखा जाता है? संचयी अभिलेख में छात्र का स्थायी आलेख होता है या छात्र का शैक्षिक इतिहास होता है जिसमें छात्र की उपस्थिति, स्वास्थ्य परीक्षा, अंक, विद्यालय की सूचनाएं होती हैं। तो संचयी अभिलेख का अगर क्वेश्चन आ जाए तो ये छात्र से रिलेटेड होता है और छात्र की उपस्थिति, स्वास्थ्य परीक्षा, अंक, विद्यालय की सूचना ये सब यहाँ पर होती है। अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने ये 2021 में पूछा गया। जिला समन्वयक जिले के किस अधिकारी के अधीनस्थ कार्य करता है? तो जिला कलेक्टर संभागयुक्त कमिश्नर के अधीन कार्य करता है। जिला कलेक्टर यानी जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में डीएम कहते हैं, जिलाधिकारी, तो जिला समन्वयक जिलाधिकारी के अधीन कार्य करता है। भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो ये 12 अक्टूबर 2005 से। उत्तर प्रदेश शिक्षा अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? 17 अगस्त 1972। मानवीय संसाधन के कोई दो उद्देश्य लिखिए। विकास के लिए सही अवसर देना, श्रमिकों हेतु अवसर उपलब्ध करना। खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? समेकित और असीमित, एक खिलाड़ी और अनेक खिलाड़ी, पूर्ण जानकारी और अपूर्ण जानकारी। संस्थागत नियोजन का शाब्दिक अर्थ क्या है? इस प्रकार का नियोजन संस्थाओं द्वारा किया जाता है। संस्थाएं अपनी आवश्यकताएं, संसाधनों को ध्यान में रखते हुए शैक्षिक नियोजन करते हैं। शिक्षक संदर्शिका से आप क्या तात्पर्य है? शिक्षा परियोजना परिषद लखनऊ द्वारा कक्षा 1 से 8 तक कक्षावार विषयवार शिक्षक संदर्शिकाओं का प्रकाशन किया जाता है। इनमें ये सब लिखा रहता है कि किस शिक्षक को कैसे पढ़ाना है। 1 से 8 तक इनके लिए सबके लिए अलग अलग संदर्शिका जारी की जाती हैं और उनमें प्रत्येक में सब्जेक्ट वाइज ये बताया जाता है कि किस सब्जेक्ट के टॉपिक को हम किस तरह पढ़ाएं। खेलकूद से बच्चों को किन पक्षों का विकास होता है? तो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक और राष्ट्रीयता। शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखो। तो शिक्षकों की उपस्थिति रजिस्टर, वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, पत्र व्यवहार रजिस्टर, सेवा पुस्तिका। वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रखरखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर। बीआरसी और एनपीआरसी में क्या अंतर है? बीआरसी ब्लॉक स्तर पर और एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। अगला क्वेश्चन है सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। इसका आशय यह है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना। सार्वभौमिकरण मतलब सभी के लिए कोई भी कार्य करना। तो यहाँ पर अगर एजुकेशन से रिलेटेड कार्य है तो 6 से 14 वर्ष तक सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराना, ये सार्वभौमिकरण का अर्थ। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपके सामने कि उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। राज्य परियोजना को शॉर्ट फॉर्म में एसपीओ भी कहते हैं, स्टेट प्रोजेक्ट ऑफिस।
प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य। विद्यालयी प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय। तो ये सब विद्यालय के भौतिक संसाधन हैं। अगला है लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? सीखने का वह कोना जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करते हैं, तो वो हो गया लर्निंग कॉर्नर। कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों का नाम लिखिए। रेनबो जो कि इंग्लिश की है, कलरव में हिंदी है और कुछ पार्ट संस्कृत का भी है। गिनतारा में मैथ पढ़ाई जाती है। पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है? तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जानी चाहिए? कक्षा अनुसार और अध्यापक अनुसार। बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना, बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। अगर बालक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो उनमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ेगी और उनके अंदर जो सृजनात्मकता है उसका विकास होगा। समय सारणी क्यों बनाई जाती है? समय सारणी के द्वारा स्कूल के काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालय विषयों, शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षा की संख्या आदि का पता चलता है। ये सब समय सारणी में दिया रहता है कि किस शिक्षक को कितने समय, कौन से पीरियड में किस क्लास में जाना है और कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाना है, ये सब वहाँ पर दिया होता है। पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि, जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके। उसके समस्त कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का कार्य उनका मार्गदर्शन करना है और विद्यालयी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना है, जिससे पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। समेकित शिक्षा किसे कहते हैं? ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बालक बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। डाइट मेंटर कौन होते हैं? या डाइट मेंटर के 2 काम बताओ। तो कक्षा कक्ष के स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी अग्र लिखित कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन और उनका विश्लेषण करते हुए तत्पश्चात इनके समाधान के लिए उपाय करते हैं। खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं। बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य लिखो। न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण का कार्य किया जाएगा। यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्यान्वयन गतिविधियों का केंद्र होगा। यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं और गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। खेलकूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं? प्रत्येक छात्र को खेलकूद का अवसर देना चाहिए। खेलकूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना। प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना। कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना और खेलकूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। लोच का सिद्धांत क्या है? प्रबंधन एक साधन है, ना कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी, वास्तव में विद्यालय प्रबंध का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है। अतः यह उचित है कि प्रबंध को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्धांत है। यानी सीधा सीधा मतलब यह है कि जो प्रबंधन है वो सबके लिए बना है, और सबके लिए बना है तो सबका हित उसमें छिपा है। तो जब प्रबंधन करना है तो हर व्यक्ति के हिसाब से उसको लचीला बनाना चाहिए प्रबंधन को। यही लोच का सिद्धांत है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रबंधन से आपका क्या आशय है? कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलतापूर्वक संपन्न करने की प्रक्रिया ही कुशल प्रबंधन कहलाती है। कोई भी काम हमें करना है तो कई लोगों का समूह मिलकर उस काम को अच्छे से कर रहे हैं, कुशलतापूर्वक कर रहे हैं, वही कुशल प्रबंधन है। कच्चा शिक्षण हेतु आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख करो। तो इसके लिए श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र आकृतियाँ, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री। मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक बताओ। तो ये प्रधानाध्यापक, शिक्षक, छात्र, समुदाय,
जैसे कि ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ। ये सब मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक हैं। प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है और छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए, वह शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? तो इसका बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला, प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब और दीवार घड़ी खरीदने के लिए, विद्यालय की साफ सफाई के लिए, जैसे कि कूड़ादान खरीदना है, झाड़ू, कीटनाशक, ये सब खरीदने के लिए, विद्यालय का सौंदर्यीकरण करना है जिसमें गमले और फूलों की व्यवस्था, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग किया जाता है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री का क्या भूमिका है? शिक्षण अधिगम सामग्री, इसके द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान स्थायी होगा। कुल मिलाकर ये कहना है कि ऐसी सामग्री खरीदी जाए जो शिक्षण को करने में सहायता प्रदान करे और जो ज्ञान छात्रों को दिया जाए वो छात्रों के दिमाग में अच्छे से स्थायी हो जाए या सेट हो जाए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का उल्लेख कीजिए। तो ये विकास का लक्ष्य, नियोजन के कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और प्रबंधन के कार्यों का आकलन करना, ये प्रबंधन के प्रमुख घटकों का उल्लेख है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं के 4 उद्देश्य लिखो। आखिर पाठ्य सहगामी क्रियाएं किस लिए कराई जाती हैं? छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन और परिमार्जन करना, छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना, छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना और छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना। डाइट के किन्हीं 2 विभागों का उल्लेख करो। सेवापूर्ण शिक्षक प्रशिक्षण विभाग, कार्यानुभव विभाग। सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण लिखो। कार्य का विभाजन, शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुरूप करना, कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार। विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं? छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चलाना, वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत करना। प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं के नाम लिखो। छात्रों के द्वारा प्रतिदिन की न्यूज़ दी जाए, छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत किया जाए। किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का उल्लेख करो। श्यामपट्ट और कंप्यूटर। तो श्यामपट्ट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से आप कक्ष को जीवंत किया जाता है। यह उपकरण शिक्षा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। श्यामपट्ट के माध्यम से ही हम छात्रों को कुछ भी समझाते हैं, उसमें लिखकर ही छात्रों को पढ़ाते हैं। तो श्यामपट्ट बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कंप्यूटर और लैपटॉप की बात करें तो ये एक आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है जो तकनीकी शिक्षा देने में सबसे सशक्त माध्यम है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है? विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को जाना जाता है, अतः विज्ञान विषय में प्रयोगशाला बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्य पुस्तकों के नाम लिखो, कलरव और रेनबो, ठीक है। और एक अगर और आती है तो वो गिनतारा, जिसमें मैथ सिखाई जाती है। अगला है मीना मंच के कोई 2 उद्देश्य लिखो। बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना। अगला समय सारणी के अभी आपको महत्व बताए थे। समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसका ज्ञान हो जाता है। विद्यालय में कितने अध्यापक हैं, कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है, उसका ज्ञान हो जाता है। अब बात करते हैं, यहाँ पर आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, वो आपको बताना है NCERT का मुख्यालय कहाँ है? नीचे कमेंट में बताइए। आपके लिए 2 ऑप्शन भी दे देते हैं। NCERT का मुख्यालय कहाँ कहाँ है? या तो वो लखनऊ में है या तो वो दिल्ली में है। कहाँ पर है नीचे कमेंट में बताइए। NCERT का मुख्यालय कहाँ है? अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 2 विद्यालय अभिलेखों के नाम और उनका उपयोग बताओ। लॉग बुक, स्कूल कैलेंडर। तो विद्यालय अभिलेख बताने तो जो आपको सरल लगे वो आप बता सकते हैं। जैसे अगर मैं कह दूं कि उपस्थिति रजिस्टर बता दीजिए, सबसे सरल है। और
MDM रजिस्टर बता दीजिए, वो सबसे सरल है। लॉग बुक, स्कूल कैलेंडर, ये सब भी सरल हैं। इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार की विद्यालय डायरी है जिसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्य पुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे और विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए अधिकारियों के हस्ताक्षर। स्कूल कैलेंडर की बात करें तो यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालय अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी जाती हैं। बाल सरकार के गठन का विद्यालय में क्यों किया जाता है? बाल सरकार का गठन विद्यालयों में छात्रों की सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए किया जाता है। NCERT के 2 कार्य बताओ। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप और उनके स्तर मान को निर्धारित करना। स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण करना। सूचना के अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है? सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देना है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सके, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके तथा सरकार और उसके सभी विभाग नागरिकों के प्रति जवाबदेह हो सके। तो ये सूचना का अधिकार। अब यहाँ से एक क्वेश्चन आपके लिए निकल के आता है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लाया गया? ये आपको बताना है, सूचना का अधिकार किस वर्ष लाया गया या लागू किया गया, जो भी आप समझे। इसका वर्ष आपको बताना है कि वो कौन सा वर्ष था। पर्यवेक्षण से क्या उद्देश्य है? इसका क्या उद्देश्य है? शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना और उनका समाधान करना। विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना, यानी उन दोषों को खत्म करना। शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम, उनके उपयोग बताओ। चार्ट और मॉडल, ये 2 नाम बता दिए गए हैं। चार्ट शिक्षण की प्रभावी सामग्री है जो प्रत्यय को स्पष्ट करने में शिक्षक की बहुत मदद करता है। मॉडल भी प्रभावी शिक्षण अधिगम की सामग्री है। जहां हम जा नहीं पाते उन स्थलों तथा वस्तुओं का मॉडल शिक्षण को जीवंत कर देता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS की स्थापना क्यों की गई? मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभ से वंचित वर्गों को विद्यालयी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान खोला गया। यहाँ आपको कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं होती है। NIOS में घर बैठे आप इसके कोर्सेज कर सकते हैं। यही NIOS है। समुदाय से आप क्या समझते हैं? समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। जैसे समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना हो, उसकी आख्या रखना, समुदाय के किसी विशिष्ट व्यक्ति के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना, ये सब समुदाय के सहयोग की बात है। विद्यालय के मानव संसाधन में कौन कौन है? शिक्षक, छात्र और समुदाय, ये मानव संसाधन है। समय सारणी की परिभाषा लिखो। समय सारणी एक चार्ट है जो विद्यालय में किए जाने वाले सभी क्रियाकलापों को दर्शाता है। देखो, आप देख रहे होंगे कई क्वेश्चन हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए ताकि आप, अगर ये सब क्वेश्चन कोई रिपीट हो जाए तो आप गलत ना करो। वित्तीय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? JF ब्रैडले के अनुसार वित्तीय प्रबंधन व्यवसाय का वह क्षेत्र है जिसका संबंध पूंजी के विवेकपूर्ण उपयोग और पूंजी साधनों के सतर्क चयन से है, ताकि व्यय करने वाली इकाई अपने उद्देश्यों की प्राप्ति की ओर बढ़ सके। वित्तीय प्रबंधन का सीधा मतलब ये है कि जब भी आप किसी भी कार्य के लिए पैसे खर्च कर रहे हों तो बड़ी सावधानी पूर्वक खर्चा करें। ऐसा ना हो कि सस्ती सामग्री आप महंगे में खरीद लें, या जहाँ पर कम पैसा देना हो वहाँ आप ज़्यादा पैसा दे दें। तो यही है वित्तीय प्रबंधन, और इसके लिए सरकार बड़े बड़े ऑडिटर को हायर करती है। तो वित्तीय प्रबंधन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप नौकरी में आएंगे सारे आपके जो दोष हैं वो माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन अगर वित्तीय प्रबंधन से संबंधित अगर आपके में कोई दोष पाया गया तो उसमें माफ़ी नहीं होती है, सीधा सस्पेंशन और आपका बर्खास्तगी होती है सीधा। विद्यालय का हृदय किसे कहा जाता है? पुस्तक और पुस्तकालय को। विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है? विद्यालय संगठन का उद्देश्य बालकों को ऐसे अवसर प्रदान करना जिनमें उनकी समस्त जन्मजात शक्तियों का सामंजस्यपूर्ण विकास संभव हो सके।
इसके अतिरिक्त उनकी मूल प्रवृत्तियों का उपयोग तथा शोधन एवं रुचियों का स्वस्थ प्रकाशन एवं परिष्करण हो सके। विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य उसका शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक तथा सामाजिक गुणों का विकास करना है। ग्राम शिक्षा समिति क्या है? शिक्षा को समुदाय से जोड़ने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम शिक्षा समितियों का गठन किया गया है। प्रत्येक ग्राम सभा स्तर पर ग्राम शिक्षा समिति का गठन किया जाता है। ग्राम सभा का प्रधान इस समिति का अध्यक्ष होता है। विद्यालयी अभिलेख के प्रकार बताइए। सामान्य अभिलेख, अध्यापक से संबंधित अभिलेख, विद्यार्थी से संबंधित अभिलेख, उपकरण संबंधी अभिलेख और वित्तीय अभिलेख। संस्थागत नियोजन एवं प्रबंधन के महत्व पर प्रकाश डालिए। संस्था के लक्ष्यों को निर्धारण करने में सहायता मिलती है। निर्धारित लक्ष्यों की समय सीमा के अंदर पूर्ति संभव है। संस्था की आवश्यकताओं की पहचान और उनकी पूर्ति करना संभव होता है। समस्याओं व कठिनाइयों की पहचान होती है व उन्हें दूर करने में मदद मिलती है। उपलब्ध संसाधनों का बेहतर और अधिकाधिक सदुपयोग किया जाता है। राज्य स्तर पर कार्य करने वाली किन्हीं 2 अभिकरणों पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। शिक्षा के अभिकरण में 2 स्वरूप हैं। परिवार, समाज और समुदाय भी एक अभिकरण है तथा सभी तरह के विद्यालय दूसरे अभिकरण हैं। औपचारिक शिक्षा दूसरे अभिकरण और अनौपचारिक शिक्षा प्रथम अभिकरण में आजीवन मिलती है। विद्यालय में खेल के मैदान का क्या महत्व है? खेल के मैदान सभी उम्र के बच्चों के लिए शारीरिक विकास को प्रोत्साहित करते हैं, अलग अलग अवसर प्रदान कर सकते हैं। उदाहरण के लिए स्लाइड और झूले संतुलन और समन्वय को बढ़ावा देते हैं। चढ़ाई वाले फ्रेम उनकी मांसपेशियों को मजबूत करते हैं और स्पर्श पैनल हाथ आँखों के कौशल के साथ मदद करते हैं। अगला है महिला प्रेरक दल को परिभाषित कीजिए। महिला प्रेरक समूह को संवेदनशील बनाने तथा अपने कर्तव्य और दायित्वों के प्रति जागरूक करने के लिए यह प्रशिक्षण तैयार किया जाता है। महिलाओं में नेतृत्व क्षमता और कौशल के विकास के लिए, बालक बालिकाओं में विभेद की विचारधारा को समाप्त करने के लिए ये बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? मानवीय प्रबंधन के अंतर्गत 3 प्रमुख घटक हैं: बच्चे, शिक्षक, समुदाय। मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य बताइए। मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य है। मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो यहाँ पर अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए, शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं? विषय का संपूर्ण ज्ञान, कार्य के प्रति समर्पण, अध्ययन की प्रवृत्ति एवं जिज्ञासु, छात्रों के प्रति प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में कुशलता। ये प्रभावी शिक्षक के गुण हैं। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो देखो ये जो है ये SCERT का फुल फॉर्म दिया हुआ है। अगर ये पूछ ले कि SCERT का फुल फॉर्म बताओ तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, ये है SCERT का फुल फॉर्म। शॉर्ट में कहेंगे SCERT। तो इसका जो गठन हुआ 1961 में हुआ। ये स्थित कहाँ है? लखनऊ में। NCTE का पूरा नाम क्या है? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। तो N से आप समझ जाइए ये है नेशनल, और C से हो गया काउंसिल, T से हो गया टीचर, E से हो गया एजुकेशन। अगला है CMAT का पूरा नाम क्या है? राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। CMAT का गठन कब हुआ? 1995 में। राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद और आज का प्रयागराज। NPRC के प्रमुख को क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान। ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक। राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलाहाबाद यानी प्रयागराज। शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? उपलब्ध संसाधनों का दक्षतापूर्वक एवं प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्यों में समन्वय करना ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके, यही शैक्षिक प्रशासन है। आपदा प्रबंधन से आपका क्या आशय है? अचानक होने वाली विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक जान माल की क्षति होती है, उस आपदा के कारण होने वाली हानि को कम करना और आने वाली आपदा से बचाव किए जाने वाले प्रबंधन को आपदा प्रबंधन कहते हैं।
अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन है, ग्राम शिक्षा समिति का कोई एक कार्य बताइए। तो प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण और योजना प्रारूप बनाना, भवन निर्माण और अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श देना, ये ग्राम शिक्षा समिति का कार्य है। अभिलेख से आपका क्या आशय है? एक ऐसा दस्तावेज जो अति महत्वपूर्ण लिखित जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर लिखित सूचना बहुत महत्व रखती हो, उसे अभिलेख कहा जाता है। देखो, जो शैक्षिक प्रबंध और प्रशासन सब्जेक्ट है ना, इसके सारे क्वेश्चन के आंसर आप जानते हो, बस क्या है, उसको शब्दों के रूप में पिरोकर उसका आंसर लिखना होता है। ग्राम शिक्षा समिति का कोई एक कार्य बताइए, ऐसा नहीं कि आपको मालूम नहीं है। ग्राम शिक्षा समिति के ढेरों काम आपको मालूम है। अभिलेख से क्या आशय है, ये सब आपको मालूम है। तो एक मोटा मोटा अंदाजा मिल जाता है जो मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर दे रहा हूँ। किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम बताओ, बहुत आसानी से आपको आते होंगे। भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल फटना, सूखा इत्यादि। मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है? मानवीय संसाधन में 3 लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, शिक्षक, बच्चे और समुदाय। शिक्षक को राष्ट्र निर्माता कहा जाता है। किसी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास में उसकी शिक्षा व्यवस्था महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। शिक्षक बालक को सही दिशा देकर उसके ज्ञान वर्धन के साथ उसे मानवीय प्रवृत्ति की ओर अग्रसर करता है। अतः यह जरूरी है कि शिक्षक को अपने विषय का पूर्ण ज्ञान हो, वह प्रशिक्षित हो, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में रुचि के साथ साथ बच्चों में व्यक्तिगत रुचि ले। बच्चे किस तरह महत्वपूर्ण हैं वो देखिए। बच्चे हमारी शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य हैं, यानी जो कुछ है वो बच्चों से ही है। बच्चे हो कि हमें सिखाना पढ़ाना है। अतः बच्चों के समग्र नामांकन एवं ठहराव को ध्यान में रखना हमारा लक्ष्य है। उन्हें समय की आवश्यकता के अनुरूप शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। अगर समुदाय का रोल देखें तो समुदाय क्या है? समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया जा सकता है। समुदाय के किसी डॉक्टर के माध्यम से बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण कराना हो, उसकी आख्या रखना हो, समुदाय के किसी व्यक्ति विशेष के माध्यम से बच्चों के भ्रमण में सहयोग लेना हो। तो यहाँ पर जो समस्या का नाम लिया जा रहा है, ये थोड़ा मुझे ठीक नहीं लग रहा है। समुदाय बहुत ही ज़रूरी चीज़ है और बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। समुदाय वही जो हमारा समाज है, जहाँ हमारा स्कूल है, स्कूल के आसपास का जो समाज है वो समुदाय ही है। अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं बताओ। अच्छा वातावरण, सुयोग्य और शिक्षित शिक्षिका एवं शिक्षक। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, इसको इंग्लिश में कहते हैं डाइट, आप लोग भली भांति परिचित हैं। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई ताकि सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण से जिला की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु डाइट जिला स्तर पर नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन फिर से पूछ लेते हैं कि निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये आपको बताना है। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? इसके लिए ऑप्शन दे देते हैं 2009, 2008, 2006 और 2005। इन चारों में से कौन सा सही है? फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। जो भी सही है नीचे कमेंट में बताइए। शुरू करते हैं, मतलब आगे बढ़ाते हैं। विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है? विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना बालक के सर्वांगीण विकास तथा बालक को समझाने के लिए की जाती है। मनोविज्ञानशाला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई? मनोविज्ञानशाला की स्थापना छात्र के मन में उठ रहे सवालों को समझने के उद्देश्य से की गई। शिक्षक संघ, अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य बताइए। अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, विद्यालय और अभिभावक के बीच की दूरी समाप्त करना, नामांकन और ठहराव सुनिश्चित करना। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद यानी प्रयागराज में, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी यानी बनारस में है। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ है? प्रयागराज में या इलाहाबाद। मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? इलाहाबाद या प्रयागराज। राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ है? लखनऊ में। सीमेट कहाँ है? प्रयागराज में। शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। तो भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक है। तो इस तरह ये यहाँ पर हमने वो सारे क्वेश्चन कवर किए जो 2016 से 2022 तक आपकी परीक्षाओं में पूछे गए।
और साथ ही साथ कुछ अलग से भी क्वेश्चन आपको बताए गए, जैसे ये सारे क्वेश्चन हैं जिनके आगे कोई वर्ष नहीं लिखा हुआ है, तो वो आपके अलग से क्वेश्चन हमने आपको कराए। तो इस तरह ये अगर आपने सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ लिए, समझ लिए, याद कर लिए, तो आपके अच्छे से अच्छे नंबर आ सकते हैं शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशासन के पेपर में। तो जितने भी वीडियो मैं आगे देने वाला हूँ उन सभी को आप अच्छे से देखते रहिए और अच्छे से अच्छे नंबर लाने का प्रयास कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।